नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी श्रीलेश लाइब्रेरी में। और हमारी चर्चा चल रही थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की हिंदी ट्रांसलेटेड बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू के बारे में, जिसके अध्याय 1 में हमने समझा विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। अध्याय 2 में हमने समझा कि बहाना साइटिस असफलता की बीमारी है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और इसी तरह अध्याय 3 में हमने बात की अपने अंदर का डर भगाने की और विश्वास जगाने की। और आज हम चलते हैं चौथे अध्याय की ओर, इसमें हम समझेंगे बड़ा कैसे सोचें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे यह छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान रख देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारी ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूँ उनमें से ज़्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मुझे खुशी नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज़ से ज़्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेती हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है क्या मुझे घूमने को मिलेगा। उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखती हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों का सोच इतना छोटा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनके सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि किस तरह अपने सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को रास्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वह सोचता है मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ। यार जिम जॉन के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड से मिलने नहीं आता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगी? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे ज़्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी तरह सलाह देते जा रहे हैं खुद को जाने, परंतु ज़्यादातर लोग इस तरह सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद को नकारात्मक पहलू से खो जाने।
ज़्यादातर मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हों अच्छी बात है। इनमें हमें यह पता चलता है कि हम इन क्षेत्रों में सुधार करना है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। अपने 5 प्रमुख गुणों को तय कीजिए। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लीजिए, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार आदमी जो आपको सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख दीजिए जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं, इसलिए आप अपने सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह मितव्ययिता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम यह जानते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है, परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं, और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी आदमी की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसकी शब्दों पर उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों और या बिंबों में सोचते हैं। यह शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपनी आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है जिम ने एक नया स्लिप लेवल खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है, परंतु अगर आपको बताया जाता है जिम ने एक नया रेंच हाउस खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का न लोगों पर क्या असर होगा। वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आप एक तस्वीर बना देंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहिए हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य में आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिससे आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। यह किसी समूह में कहें हमने काफ़ी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय यह कहिए हमने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे
जिसमें बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है, और यह एक बहुत सुखद दृश्य है। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीर बनाने की कला होती है। बड़े सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक हित प्रदान कर सके। बात करते हैं बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के बारे में। यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। पहला, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों को और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ हूँ, मुझे सिर दर्द है, काश ये आज शनिवार होता, मेरा आज बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने हाथों खराब कर लेते हैं। इसका अभ्यास करें। यह एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं या कहिए बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहिए कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे। और ज़्यादा बड़ा भी, एक ऐसा आदमी बनिए जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त बनते हैं। दूसरा, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहभागियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, तो आप उसकी बड़े शब्दों में तारीफ करें। हाँ, वह बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई ना करें, यह घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें। देर सवेर तीसरे आदमी को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था, और आपने जो बुराई की थी वह आपकी बुरा बना देती है। दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए। हर मौके पर लोगों की तारीफ कीजिए। अपनी पत्नी या पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो यह सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग बार बार, हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियां, उनके परिवार की तारीफ करें। दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, दिमाग की फिल्म बोरिंग हो जाती है और वे भी इस तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा कीजिए और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा कीजिए और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बचाइए, कब्र मत बनाइए। यह मत देखिए कि क्या है, बल्कि यह देखिए कि क्या हो सकता है। बड़े चिंतक सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या है, वे यह भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है? आइए इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बेहद सफल रियल्टर जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है, का कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकें तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहां आज कुछ नहीं है, वहां कल क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। ग्रामीण इलाका होने के कारण वहां ज़्यादातर जमीन जायदाद, मेरे दोस्त ने कहा, बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसलिए सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताता कि उनके फार्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात के चारों तरफ बनाता हूँ यह फार्म भविष्य में कैसा बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊँ इस फार्म में इतने एकड़ ज़मीन
इतने एकड़ पेड़ हैं और यह शहर से इतनी मील दूर है, तो इससे वह उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूँ कि वह इस फार्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वह इस फार्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा किस तरह करता हूँ। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फाइल निकाली। यह फार्म, उसने कहा, अभी अभी हमारे पास आया है। यह भी बाकी फार्मों की तरह है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले 5 सालों में यहाँ खेती नहीं हुई है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे। मैंने इस पूरी जगह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फार्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा, यह फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखी। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसने मुझे हर योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में सुझाव दिया था कि किस फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया था कि विचार दमदार है। शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया था कि किस तरह यहाँ पर काफ़ी घोड़े दौड़े जा सकते हैं, जिससे घुड़सवारी से काफ़ी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरते हुए दर्जन दंपत्ति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह इसे वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है। और तीसरी योजना थी कि यहाँ पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूँ तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता कि इसकी वर्तमान हालत में इस फार्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है। मैं उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूँ जिससे फार्म पैसा बनाने वाला व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज़्यादा फार्म बेच सकता हूँ और ज़्यादा तेज़ी से बेच सकता हूँ, बल्कि जायदाद बेचने के मेरे तरीके का एक और फ़ायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज़्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूँ। लोग ज़मीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं, वह सिर्फ ज़मीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होती है। इसी कारण ज़्यादातर लोग अपने फार्मों को मेरे यहाँ से ही बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है। इसका संदेश यह है, वर्तमान में चीज़ें कैसी हैं, यह देखने के बजाय यह देखें कि वे भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमत बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वह केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता। आइए जानते हैं कि ग्राहक का कितना मूल्य होता है। इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक डिपार्टमेंट एक स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे विचार आपको पुराने जमाने के लगेंगे, परंतु मैं उस विचारधारा की हूँ कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना, शालीन व्यवहार करेंगे तो वे बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते सुना। ग्राहक गुस्से से बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $2 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों खराब करूं? उसकी ज़रूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं? वह इस काबिल ही नहीं है। मैं वहां से चली आई। एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से उस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है। जब हमारे सेल्समैन अपने ग्राहकों को $2 की श्रेणी में रखते हैं, मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा।
उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़ों के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइजर की मीटिंग बुलाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किस ग्राहक को एक बार की खरीदी के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तोलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कुछ शुरुआती सेल्स पर तो कोई लाभ ही नहीं होता, लेकिन ग्राहकों की भविष्य की खरीदी को देखें। यह ना देखें कि वे वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मूल्यवान समझने में वे बड़े नियमित संरक्षकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने से वे किसी दूसरी जगह से सामान खरीदने लग जाते हैं। इस बात को एक और घटना से समझते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे यह महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वह एक रेस्तरां में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्तरां में जाने का फैसला किया। यह रेस्तरां 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी कीमत क्या है। मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैं टर्की को देखा और उस पर कीमत डली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा 1.9। मैंने विनम्रता से उससे दोबारा चेक करने को कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूरने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में जो अंतर आ रहा था टर्की की कीमत के कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझसे 49 सेंट लिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान उस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिसमें लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वह भड़क गई। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि साइन बोर्ड पर क्या लिखा है, इसका दाम है 49 सेंट। देखिए, यह रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा। आपको 49 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैंने टर्की ली ही इसलिए थी क्योंकि इसका मूल्य 49 सेंट नहीं था बल्कि 39 सेंट था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह कोई दूसरी चीज ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब था, चाहे जो हो, आपको 49 सेंट देने होंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं वहां खड़े होकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, परंतु मैंने उसी समय यह फैसला भी कर लिया कि मैं दोबारा उस रेस्तरां में नहीं जाऊंगा। मैं हर साल लंच पर $250 खर्च करता हूं और यह बात तो पक्की है कि मैं उस रेस्तरां में एक पाई भी खर्च नहीं करूंगा। यह छोटे नजरिए का एक उदाहरण है। चेकन ने कीमत का छोटा सा अंतर ही देखा। उसने संभावित $250 की सेल नहीं देखी। इसीलिए ग्राहकों की भविष्य की खरीदी को देखें, यह ना देखें कि वे वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी संभावना के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वह पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने जवाब दिया, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वे लोग 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध ही लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुकूं, क्या फायदे का सौदा नहीं होगा? शायद आपकी बात सही है, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे थे तो आपने यह नहीं देखा कि उस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है तो निश्चित रूप से काफ़ी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घूसा मार दिया गया हो और फिर उसने कहा,
कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 क्वार्ट दूध खरीदता है। परंतु वह दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस छोटे बच्चे के अब 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन और हो चुके हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं, इसलिए यह देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही ना देखें कि क्या है। आखिर कौन सी चीज़ है जो आपका मूल्य तय करती है? आइए समझते हैं। कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ। इसकी उम्र अभी 26 साल की है और यह बहुत ही गरीब घर से आया था। इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। काफ़ी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। उसने कहा, मेरे पास बैंक में $200 हैं। लड़के की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज़्यादा नहीं है और ना ही यह कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। उसने कहा, प्रोफेसर, मैंने तय कर लिया है कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उससे विस्तार से उसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। उसने कहा, देखिए, मैं काफ़ी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने पाया है जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं, वे भविष्य को नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोस का उदाहरण लें। वह लगातार रोता रहा है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल जाता है, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यह मान लेता है कि वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। बस इस तरह व्यवहार कर रहा है, उसे जिंदगी भर उसे टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सजा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता, बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में दिखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं बढ़िया नए उपघरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का अनुभव है, बहुत अनुभव है कि इससे फ़ायदा क्या होता है। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने का बढ़िया योजना नहीं है? यह युवक वास्तव में अच्छी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या है नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। और दुनिया हम पर जो कीमत का टैग लगाती है वह उस टैग के अनुरूप होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाले अभ्यास कहता हूँ। पहला, चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछें, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर का या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ।
चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज़, चाहे वह खाली प्लाट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है, उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। दूसरा, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगी, तो आपके पास ज़्यादातर काम लोगों का विस्तार करना होगा। खुद से पूछें, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ? मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ? याद रखें, किसी आदमी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। तीसरा और सबसे खास, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें। इस बात से ना करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के लिए तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें।